क्या हाल चाल भाई। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है भाई। नमस्कार 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 नमस्कार, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग भाई, या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी समझ लीजिए। लेकिन लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक हमने पूरा किया था, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमने उससे पहले वाली क्लास में ही कर लिया था, लेकिन इसको लास्ट क्लास में रिवाइज किया। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेबीज हक्कल ऑन सैगर लॉ पढ़ा, उसके द्वारा दी गई एक इक्वेशन पढ़ी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम किया। फिर हमारे पास आया कॉलरॉश लॉ, और कॉलरॉश लॉ के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं, इनको आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बैटरीज के बारे में, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आज का जो हमारा हो सकता है 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जो भी हो, वो काफी बोरिंग होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, जब हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जहां पे चीजें बहुत याद करनी पड़ जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है। नमस्कार नमस्कार, क्या हालचाल, ठीक है। तो सबसे पहले आओ क्वेश्चंस बना लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं वहां पे हम। एनसीईआरटी के सवाल है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, आपको कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड इज इतना। आपको मोलर कंडक्टिविटी मिथेनोइक एसिड की 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स गिवन है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन दैट। आपको लेमडा यानी कि H प्लस की कंडक्टिविटी 349.6 और HCO माइनस की कंडक्टिविटी 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, ठीक। ये दे रखिए। अब प्लानिंग क्या है, देखो आपको निकालना क्या क्या है भाई। प्लानिंग ये है कि आपको अल्फा निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। अब हमारे पास डेल एम है और हमारे पास डेल नॉट एम है, ठीक है। हमारे पास डेल एम है और हमारे पास डेल नॉट एम है। सर आज तो छुट्टी होने वाली थी। नहीं बेटा, ईद तो कल है ना, आज छुट्टी, ईद तो कल है, कल छुट्टी है ईद की, आज नहीं, ठीक है। और अभी यार जब मैं काम करवा रहा होता हूँ ना, ऐसे कमेंट मत किया करो, ना चाहते हुए भी हमारी नजर चली जाती है यार। अब आप कहोगे सर पढ़ा मत करो, लेकिन चली जाती है नजर भाई, प्लीज। या तो मैं कमेंट बिल्कुल ना पढ़ूं। अभी पढ़ाई के वक्त पढ़ाई की बात किया करो। अब अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम होता है। अब डेल एम हमें गिवन है और डेल नॉट एम हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ कहता है कि अगर आपको मिथेनोइक एसिड यानी कि HCOOH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो आप H प्लस के लिए और आप HCOO माइनस के लिए यहां पे ऐड कर देंगे, तो सिंपल हो गया। तो यहां पे हमारे पास 349.6 हो गया और यहां पे हमारे पास 54.6 हो गया। अब हम अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो इन्हें ऐड करने पे आ रहा है 54.6 प्लस में आ गया है 349.6, तो यहां पे आ गया है 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमारे पास डेल नॉट आ चुका है, डेल एम हमारे पास था ही, तो हो गया काम। ये हमारे पास 46.1 था और ये हमारे पास आ गया है 404.2। मुझे याद है, एकदम से याद आ गया तो बता रहा हूं, मुझे याद है कि एग्जाम में बोर्ड में ये वाला सवाल सेम आ रखा है, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन बहुत इजी आई थी। जैसे यहां पे अगर 46.1 है तो नीचे 461 आया था, ताकि अल्फा 0.1 आ गया था। मतलब आपको पेपर में सवाल सेम मिलेंगे, बस आपको कैलकुलेशन जो है वो आसान मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें तो हमारे पास 46.1 डिवाइडेड बाय 4004.2, तो यहां से हमारे पास आ जाता है 0.11। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है। 0.114 आ रहा है, लेकिन मैंने 11 पे छोड़ दिया। आप चाहो तो 4 भी लिख सकते हो। चलो इतना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में ही सिखाया हुआ है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा।
अगर दो आयंस में टूट रहा हो, एक कैटायन और एक एनायन में, ठीक है जी। हाँ, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब सी हमारे पास कितना है पता हो, 0.025 है। अल्फा हमारे पास 0.114 का स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस 0.114। अब आकर आपके मन में आ रहा है कि मैं नीचे से अल्फा को इग्नोर करूं, तो कर सकते हो, बट मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया कि जब आपको अल्फा कैलकुलेट करना हो तो इग्नोर करना बेहतर रहता है, क्योंकि अल्फा को जब भी कैलकुलेट करना होता है तो अगर मैं नहीं इग्नोर करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बट अभी हम चाहे तो ना भी करें, कर भी सकते हैं, एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आएगी ही नहीं तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी हाँ, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए, ठीक है, ठीक है, डन है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला सवाल? ये कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज इतना, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो बहुत सिंपल हो गया, आपको कंडक्टिविटी दे रखी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और कंसंट्रेशन हमारे पास 0.2 मोलर यानी मोल पर लीटर में है। तो मुझे जल्दी से बताओ आप सब, अगर मुझे डेल एम निकालना है तो क्या 1000 आएगा? के अपॉन में सी है, क्या यहाँ पे 1000 आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ, मैं देखता हूं कितनों को बच्चों को याद है कि यहाँ पे 1000 आएगा या फिर नहीं आएगा। जल्दी बताइए, या फिर यहाँ पे 1000 आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है और ये मोल पर लीटर है, और जब भी ये सेंटीमीटर इनवर्स में हो तो आंसर है कि आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया था 0.0248 इंटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन दैट इज 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल हो जाता है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला सवाल शायद ये आखिरी सवाल है क्या? नहीं, इसके बाद एक और है। तो ये जो अगला सवाल होगा वो आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम उससे करेंगे आगे, ठीक है। चलो, सवाल कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर HCl, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.00 यानी 10 की पावर -3 मोलर दे रखी है। सॉल्यूशन एट इतना इज इतना, तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल इज इतना? आपको कंडक्टिविटी गिवन है 0.146 इंटू में 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और आपको इसमें सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब हम सबको पता है कि K इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब K हमारे पास कितना है? 0.146 इंटू में 10 की पावर -3 है। G होता है 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, और यहां से हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। जब तक मैं सेल कांस्टेंट निकाल रहा हूं, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे कि सेल कांस्टेंट किस में आएगा। जल्दी बताओ, उसकी यूनिट क्या आएगी? तो यहां पे हमारे पास आ गया 0.146 इंटू में 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस हमारे पास 1500 है, और यहां से मुझे G स्टार मिल जाएगा। तो G स्टार की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, अगर मैं इसको 0.146 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज ये 10 की पावर हट जाएगा। जल्दी बताओ किस में आंसर आएगा? हाँ जी, जब तक मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.146 इंटू में 1.5, तो आंसर आ गया है G स्टार का आंसर आ गया है 0.219। किस में आएगा भाई? शाबाश 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 शाबाश, 2-4 बच्चों को छोड़ के किसी का भी सही नहीं है। कोई मीटर इनवर्स कह रहा है, कोई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कह रहा है, कोई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कह रहा है। कुछ बच्चे ही हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, और आंसर है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स मैंने आपको बताया था यार कि जो सेल कांस्टेंट होता है ये L/A होता है, तो इसकी SI यूनिट मीटर इनवर्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स होगी बिकॉज जो है ये सेंटीमीटर में दे रखा है। सिंपल सी बात थी। खैर, ये हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा। डन, चलिए ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेल पे आएंगे। मैं ज्यादा देर ना लगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए क्या कर रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दूंगा साइड बाय साइड।
और आप भी करें, देखते हैं फिर मैच कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, जब हो जाएगा पूरा तो एक बार गो थ्रू कर दूंगा। चलो आओ, ठीक है। हाँ, क्या सवाल है आओ देखें भाई। कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा मुझे बोलना नहीं है कुछ। डन है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो हमें कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी और डेल नॉट एम दे रखा था, हमारे पास डेल एम निकालना था। तो के इंटू में 1000/c, 1000 क्यों आया, बिकॉज ये सेंटीमीटर में था और ये मोल पर लीटर में। इसके बाद सॉल्व किया तो डेल एम आ गया, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी आ गई 32.76। अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसका आंसर 0.084 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। डन है, ठीक है। हाँ, के निकालना है तो के निकालना है, के थोड़ी ना निकालना है, के तो दे रखा है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो यहां पे हमारे पास अल्फा आ गया। ठीक है, यहां तक मैच हो गया सबका। हाँ, यहां तक मैच हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से के ए निकालना चाहता हूं तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। सी मेरे पास हो गया 2.41 इंटू में 10⁻³ अल्फा आ गया 0.084 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 0.084। अब ये 0.084 है, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। पिछली बार 0.11 था आई गेस, तो वो उसके मुकाबले तो 0.084 काफी छोटा है, तो आप इसको तो इग्नोर कर ही सकते हो, बट ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये और ये मैच कर लेना, ये फिर आ ही जाएगा। चलो ठीक, हाँ ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें आगे की, तो हमने एनसीईआरटी के देखा जाए तो 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो बना लिए। ठीक है, अब या तो जो क्वेश्चन बचे हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से घुमा फिरा के हैं, जो कि मैं कराऊंगा आपको, या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो फराडे लॉ के ऊपर है,
या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ ही दिए हैं बिकॉज वो थ्योरी के हैं या फिर वो इररेलेवेंट है करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ग्राफ बेस्ड, पूरा का पूरा ग्राफ बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। मैं जब एनसीईआरटी करा रहा हूँ फाइनल, वो क्वेश्चन में स्क्रीन पे ले आऊंगा, आपको बता दूंगा करना कैसे है, बट वो एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता ये बताऊंगा, बिकॉज उस ग्राफ को बनाने में ही अगर आप ईमानदारी से बनाओगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो 1 से लेकर 1.5 घंटा, उससे भी ज्यादा मतलब उस ग्राफ में लगेगा, 2 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आपकी कैलकुलेशन मेरी जैसी है तो 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं। तो द ओनली फैक्ट इज कि वो सवाल से पेपर में नहीं आता है। फिर मैं बताऊंगा आपको सब, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी को साथ साथ करते चले जा रहे हैं, जैसे हम तो सॉल्यूशन चैप्टर में भी कर रहे थे। और मोस्टली ऑर्गेनिक को छोड़ दे, अगर हम ऑर्गेनिक में ऐसे पढ़ाई नहीं होती है शायद, मोस्टली सारे चैप्टर में ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स भी ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मोस्टली ऐसे ही पढ़ रहे होंगे कि साथ साथ क्वेश्चन हो रहे होंगे। केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। हाँ चलो, अब अगर हम लोग बेटा बात करें तो ठीक है, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे वापस आ जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का डे 1 याद हो तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें शुरुआत में 5-10 मिनट दोनों सेल को पढ़ना होता है, फिर हम एक क्लास आधा क्लास पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके बाद लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब चलते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, और फिर लास्ट में दोबारा से इलेक्ट्रोलिटिक सेल वापस आता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आखिरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बचता है, और वो है हमारे पास प्राइमरी सेल या फिर बैटरी, एक ही बात है, और सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी सेल या फिर प्राइमरी बैटरी क्या होती हैं भाई? देखो, सेल विच कैन नॉट बी recharged again by reversing the reaction easily and can be used only once। ऐसे सेल जिनको आप दोबारा चार्ज आसानी से नहीं कर सकते और उनको उनके रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता और उनको एक ही बार यूज किया जाता है, उसके बाद आप काइंड ऑफ उन्हें फेंक देते हो, उन्हें कहते हैं प्राइमरी सेल। आपके रिमोट में जो आप ये 10 रुपए के 15 रुपए के सेल डालते हो, एवरेडी के, निप्पो के, ये सारे के सारे सेल प्राइमरी सेल होते हैं। आपके रिस्ट वॉच में मोस्टली जो बटन सेल डलते हैं ये प्राइमरी सेल होते हैं। इनको आप एक बार यूज करते हो, उसके बाद आप इन्हें चार्ज नहीं कर सकते, आसानी से चार्ज नहीं कर सकते। देखो, आसानी से चार्ज नहीं कर सकते का मतलब क्या है? मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछता हूं। सिंपल सा लॉजिकल सवाल यह है कि अगर आपके पास एक डिस्पोजेबल पेन है, वो आता है ना 3 रुपए के, अब तो खैर 5 रुपए के हो गए होंगे, लेकिन जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मुझे याद है कि वो 10 रुपए के 12 पेन लेके आता था मैं, हमारे यहाँ पे एक जगह है नाहरपुर, वहां से। और अगर एक पेन भी लो तो वो काइंड ऑफ 2 रुपए का पड़ता था। आजकल मुझे पता है 2 रुपए का तो नहीं होगा, 5 का हो गया होगा। लेकिन मैं डिस्पोजेबल पेन की बात कर रहा हूं, जिसमें आप उसे, उसमें रिफिल नहीं होती है, उसकी पूरी बॉडी ही रिफिल है, उसमें इंक भरी आती है, उसमें छेद होता है, आप उन्हें लिखते हो और फिर आप उन्हें फेंक देते हो। क्या उन पेन के अंदर दोबारा इंक भरी नहीं जा सकती? भरी जा सकती है, लेकिन कन्वीनियंट नहीं होता है आपके लिए। आप कैसे भरोगे? और अगर आप आके भरने के लिए दोगे भी तो वो कहेगा ठीक है मैं इसके 10 रुपए लूं, अरे 5 रुपए का तो पेन आता है। तो किसी एक पेन को दोबारा से भरना वो कन्वीनियंट नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास कोई बहुत महंगा पेन है, किसी ने आपको गिफ्ट किया या आपने खरीदा है, तो आप उसकी रिफिल बार बार चेंज कर देते हो, और रिफिल चेंज करना आसान भी होता है। ठीक है, पीओपी की बात कर लेते हैं। पीओपी की बात कर, अभी भी 2 रुपए का ये बच्चे कह रहे हैं, 3 का मिलता है, ठीक है। पीओपी की बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप सबको पता है, अपने 10th में पढ़ा है इसके बारे में। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी डाल दें तो वो जिप्सम बनता है और हार्ड हो जाता है। अब अगर एक बार पीओपी में पानी ऐड हो गया और जिप्सम बन गया, हार्ड हो गया, तो उस रिएक्शन को हम
रिवर्स नहीं कर सकते आसानी से। अगर आपके घर में पीओपी का एक पैकेट खुला रह गया और उसमें पानी ऐड हो गया और वो जिप्सम बन गया और वो खराब हो गया, हार्ड हो गया, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस पीओपी को, उस जिप्सम को हीट करके वापस से पानी को उड़ा के से पीओपी बनाएंगे? ऐसा कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज वो बहुत कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है गैस पर रखा, हीट कर दिया और हो गया, नहीं, वो बहुत कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। 373 केल्विन पे करना पड़ता है, सारी कंडीशंस को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, अदरवाइज खराब होता है। आप कहते हो कौन इतने लफड़े पड़े, और काइंड ऑफ आप उस पैकेट को फेंक दोगे और 10-12 रुपए 20 रुपए का एक नया पैकेट ले आओगे। इन शॉर्ट, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सेल को दोबारा यूज किया नहीं जा सकता। आंसर है इतना आसान नहीं है कि चार्जिंग पे लगाया और चार्ज हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी बनावट ऐसी है, इनके रिएक्शन रिवर्सेबल ही नहीं है। ऐसी बहुत सारे रिएक्शन है। क्या आप कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको आप नहीं रिवर्स कर सकते आसानी से? अगेन बहुत सारे एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में एक बार रस्ट लग जाता है, जो कितना आसानी से लगता है, उसको आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। आपको आयरन फेंकना ही पड़ता है, उसके जगह पे नया आयरन ही लगाना पड़ता है, बिकॉज रिएक्शन को रिवर्स करना उतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप जिद पकड़ लो कि मैं करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो, बट वो इतना आसान नहीं होगा। दैट इज वाई कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको रिवर्स करना उतना इजीली पॉसिबल नहीं है। दूध से दही बड़ी आसानी से जम जाता है, लेकिन दही से दूध नहीं जमा सकते या बना सकते आप। बहुत मुश्किल होगा अभी तो, कि पहले दही जबरदस्ती गाय को खिलाओ, उसके बाद दूध निकाल लो, और वो भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। मतलब मैं तो मजाक में बोल रहा हूं। इन शॉर्ट, कुछ प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं होते हैं। ये हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में। तो अगर मैंने एक सेल को बनाया जो सस्ता बन रहा है लेकिन रिवर्सेबल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, उसका एक अलग गोल है। अब 2 रुपए 3 रुपए का पेन एक अलग गोल है, उससे आप स्मूथनेस नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसकी इंक फैलेगी नहीं या उसकी इंक वाटर प्रूफ होगी, बिकॉज वो 2-3 रुपए का पेन है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो रुकेगा नहीं, वो कभी भी रुक सकता है। मौसम खराब हुआ, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, वो कभी भी रुक सकता है, बिकॉज वो 3 रुपए का पेन है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक 5,000 रुपए का पेन खरीदते हो, तो आपसे उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आप चाहते हो कि उसकी इंक वाटर प्रूफ हो, आप चाहोगे वो फैले ना, आप चाहोगे कि मैं उसको उल्टा करके भी लिख सकूं, आप चाहोगे कि ठंडी गर्मी सर्दी कहीं पे भी वो चले, आप चाहोगे उसका बॉडी चांदी की हो, सोने की हो, जो भी आप चाहोगे, उससे आपकी उम्मीदें जो भी होंगी, लेकिन वो उम्मीदें होंगी। सिमिलरली, जब आप एक प्राइमरी सेल समझते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उसका काम दोबारा चार्ज होना नहीं है, उसका काम यूज एंड थ्रो है। उसका काम यूज एंड थ्रो है। यस, अगर उसका काम यूज एंड थ्रो है, तो आपने ऐसे कौन कौन से सेल सुने हैं? जैसे कि मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। ये घड़ियों में डलता है ना बटन सेल, ये बटन सेल होता है, ये प्राइमरी सेल होता है। इसको आप एक बार यूज कर लोगे तो दोबारा आप इसे यूज नहीं कर सकते, आप इसे फेंकोगे ही। यस। इसके बाद आता है ड्राई सेल, जो हमारे रिमोट वगैरह में डलता है। ये सारे, जिसको आप ग्रेफाइट सेल भी, जिसका नाम ग्रेफाइट सेल से ज्यादा फेमस है, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल ए, ग्रेफाइट सेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, ठीक है। सर, इज इट रिस्की टू टेक और नॉट? मर्करी सेल टू टेक मतलब, टू टेक मतलब व्हाट? टू टेक मतलब व्हाट? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो मरकरी सेल, जो कि बटन सेल है, ड्राई सेल है, सारे प्राइमरी सेल है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ सेल है जो कि सेकेंडरी सेल कहलाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल क्या होते हैं भाई? सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड अगेन and again by reversing by reversing the reaction easily and can be used again and again.
कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। एग्जाम्पल, इन्हें आप चार्ज दोबारा कर सकते हो, इन्हें आप दोबारा चार्ज कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये बस उनकी शेप का रेफरेंस साइज है। सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए में भी ऐसे सेल आते हैं जो चार्ज हो जाते हैं। सिंगल ए, हमारे दूसरे स्टूडियोज में दूसरे वाले माइक हैं जो वायर वाले होते हैं, जिनमें एक, अगर आप लास्ट 11th में थे तो हमारे जो शुरुआत की क्लासेस ऑफलाइन वाले स्टूडियोज होती थी वो उसी माइक से होती थी। उसमें 4 सेल डलते हैं, वो डबल एस वाले सेल होते हैं और वो चार्जेबल होते हैं। वो अलग है, वो महंगे आते हैं, वो 10-15 रुपए के नहीं आते हैं, वो महंगे आते हैं। वो एक सेल आता है 750 रुपए का, बट वो चलता भी बहुत टाइम है, आप उससे मल्टीपल टाइम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो। तो वहां पे आपको कॉस्ट देखनी होती है। अब जैसे मान के चलो कि एक सेल 15 रुपए का आता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरा सेल का सेल तो 25-30-40 का आता होगा, लेकिन एक एवरेज साइज एवरेडी निपो का सेल 15 रुपए का आता है। अब 15 इंटू में 4 सेल का खर्चा हो गया 60 रुपए, और इसमें 2 क्लासेस चलेंगी। एक स्टूडियो की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टूडियो की। अब दिन में 6 क्लासेस होती हैं, तो कहने का मतलब है 180 रुपए का रोज का खर्चा हो गया। अब आप मान लो साल में 300 क्लास भी होती हैं, तो आप हिसाब लगा लो। वहीं पे अगर मैं 750 रुपए के 4 सेल खरीद लूं, जिनको मैं बार बार चार्ज डिस्चार्ज करूं, तो मेरा फायदा हो गया ना। बिजली भी लगेगी पर वो इतना कॉस्ट नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट होगा, बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट होगा। और कॉस्ट छोड़ दो, कन्वीनियंस कितनी है, नेचर में वेस्टेज कितना बचा लिया मैंने। सोचो अगर मैं सारे के सारे प्राइमरी सेल यूज कर रहा होता स्टूडियोज में, अब तो खैर ये वाले माइक हैं, किसी में कोई और माइक है, लेकिन अगर अभी भी मान लेते हैं वाले माइक यूज हो रहे होते हैं सारे के सारे वाले सेल, तो आप सोचो कि मैं हर साल अपने सिर्फ एक सेंटर से, जहां पे 12 स्टूडियोज हैं, कितने सेल निकालता, कितना नेचर में वेस्ट निकलता। ये भी सोचो, मेरा भी खर्चा सोचो, नेचर पर नुकसान भी सोचो। यहां पे मुझे बहुत फायदा हो गया, मेरा पैसा भी बच गया, नेचर का भी फायदा हो गया, और मेरे लिए कन्वीनियंट भी हो गया। सेल खत्म हो गए, कब लफड़े, कब तक पैकेट है नहीं है, पैकेट खोलो डालो लगाओ निकालो, बहुत सारे लफड़े खत्म हो गए। अब ये एक माइक है, इसमें भी तो एक बैटरी होगी ना, यहां से सी टाइप से चार्ज होता है, तो इसमें भी एक सेल होगा, बैटरी होगी। वो बैटरी ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी होगी। जैसे इसकी बैटरी कम हो जाएगी, यहाँ पे आपको 3 हरी लाइट दिख रही है, पहली वाली हरी लाइट नीली हो जाती है कम होने पे, खत्म होने पे लाल हो जाती है, तो इससे ये साइन है कि भैया ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। फिर हम इसे चार्जिंग पे लगाते हैं। रोज सुबह जो बंदा आता है स्टूडियो वाला, वो सारे माइक स्टूडियोज के चार्जिंग पे लगा देता है, पूरे दिन चलते हैं। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप सोच रहे होगे कि जब डबल ए, ट्रिपल ए रिचार्जेबल आ ही रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे, ये क्यों कर रहे हैं, ये यूज के ऊपर है। अब आप सोच रहे होगे कि सब मैं घड़ी में भी ये यूज करूं, तो घड़ी में ये वाले यूज करना बेवकूफी मानी जाएगी, पागलपंथी मानी जाएगी। बिकॉज एक घड़ी में 1 या 2 सेल डलते हैं, और मेरे हिसाब से 4 महीने 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ही बदलने पड़ते हैं। एक रिमोट में ये सेल डलता है, 1 साल हो गया इन सेल को डले हुए, अभी तक चले जा रहा है। एसी का रिमोट है, 1 साल तक चलता है। अब 1 साल में चेंज होने वाले सेल में मैं क्यों 750 रुपए के 2 सेल वेस्ट कर दूं? नहीं, वहां पे 15 रुपए के सेल ठीक है। मेरी बात को समझिए, तो ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे आते हैं हमारे पास लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। ये गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, कार में इस्तेमाल होती है, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है। निकल कैडमियम, निकल कैडमियम, लिथियम आयन जो हमारे फोन में होती है, उसको पढ़ना नहीं है हमें, बट लिथियम आयन जो हमारे मोबाइल फोन में डलती है, निकल कैडमियम लैपटॉप्स में डलती है। अब तो खैर बहुत अलग अलग प्रकार की बैटरीज आ गई, बट ठीक है, चलिए, डन है। यस, ओके, आई थिंक प्राइमरी सेल इज चीपर दो। इन व्हाट सेंस? इन घड़ियां, इन ये सब यस, बट इन माइक वाला केस तो वो चीपर नहीं पड़ेंगे, वो बल्कि आपको महंगे पड़ेंगे। खैर ठीक है, अब हर एक प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पेज पलटते, जो कि मैंने वो कहा था कि काम बोरिंग शुरू हो जाएगा।
लेकिन आपको पहले समझना होगा कि हर एक सेल को बनाने का मकसद, देखो यार, एक ना मार्केट होती है। मार्केट क्या होती है, देखो मैं आपको समझाता हूं मार्केट क्या होता है। जब आप एक इंडस्ट्री में आते हो, एक बिजनेस चलाते हो, ट्रू और फॉल्स, साइंस एंड फन जो है या कोई भी एडटेक जो है, वो एक बिजनेस मॉडल है। बिजनेस करने के तरीके और नियम अलग अलग हो सकते हैं। किसी का नियम होता है कि वो पैसा कमाएगा, किसी का नियम होता है पैसे के साथ लोगों का भला भी करेगा। लेकिन पैसा कमाना एक पार्ट होता है बिजनेस का, और भला करना दूसरा पार्ट होता है। वो आपकी चॉइस होती है। मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट यह था कि जब हम इस बिजनेस में आए, बिजनेस ही बोलेंगे ना, मैं एक टीचर हूं, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। अगर मैं किसी के यहां पे जॉब कर रहा होता, मैं किसी और जगह पे जॉब कर रहा होता, चाहे वो पीडब्ल्यू है, चाहे वो एलन है, मैं यहां पे जाके कोई टीचर की जॉब कर रहा होता, तो मैं कहता कि मैं एक टीचर हूं। लेकिन अब मैं साइंस एंड फन का सीईओ हूं, तो मैं एक बिजनेसमैन भी बन गया। अच्छा, जब मैं बिजनेसमैन बन गया तो मैंने सोचा कि मैं एक कौन से लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। तो भैया, मैं जब लोगों को जोड़ना चाहूंगा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने कोर्स का प्राइस 10,000 रुपए रखूं, मैं अपने कोर्स का प्राइस 10 रुपए रखूं, या मैं अपने कोर्स का प्राइस 1,000 रुपए रखूं। 10,000 से 20,000 रखूं, 10 रुपए से 20 रुपए रखूं, और इससे 2,000 रुपए रखूं। अगर मैं ये वाला प्राइस रखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड करनी होंगी, लेकिन उससे मेरी एक मार्केट डिसाइड होगी। शायद मुझसे कोई गांव का बच्चा ना पढ़े, शायद मुझसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम पढ़ पाए क्योंकि हर एक पॉकेट अलाउ नहीं करती, शायद मुझसे एक अलग प्रकार की जनता जुड़े। ये मैंने टारगेट किया। अगर मैं ये वाला प्राइस रखता हूं तो मैं बच्चों को सब कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं लाइव क्लास नहीं दे पाऊंगा, मैं असाइनमेंट्स में टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आज से 4 साल पहले एक एडटेक के साथ जुड़ा था, दुरीना ऐप, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। हमने वहां पे भी अपना बैच निकाला था, और वो बैच ₹99 में निकला था। पूरे साल का बैच था ₹99, बट वो एक रिकॉर्डेड बैच था, उसमें टेस्ट नहीं मिलते थे, असाइनमेंट नहीं मिलते थे, बट सबके अपनी अपनी जरूरतें होती है, बच्चे खरीदते भी थे। अच्छा, अगर मैं ये वाला बैच लेके आता हूं तो मेरे दिमाग में होगा कि ठीक है, मुझे क्या क्या देना है इस बैच में, मैं क्या क्या दे सकता हूं कि मेरा भी घर चल जाए, बच्चों का भला भी हो जाए। तो ये मार्केट डिसाइड होती है। मैं चाहता तो इनमें से कोई भी बैच लॉन्च करता, इससे मेरी मार्केट डिसाइड होती है। जब टाटा, आपको आई होप आपको पता हो, टाटा ही नैनो गाड़ी भी बनाती थी, और टाटा ही डिफेंडर भी बनाती है, रेंज रोवर की सारी गाड़ियां भी टाटा की ही हैं। तो अब ये उनकी मार्केट है अलग अलग, दोनों की अलग अलग मार्केट है बेटा, दोनों की अलग अलग मार्केट है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके मन में कहीं ये ना चल रहा हो, बिकॉज कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, कुछ कुछ के दिमाग में ये आ रहा है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं कि सर ये सेल महंगा है, ये सस्ता है, क्यों बनाया जा रहा है। बेटा, एक मार्केट होती है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 750 वाला सेल खरीदना चाहेंगे? बहुत कम होंगे, नहीं है। लेकिन यही सवाल आप स्टूडियो वालों से पूछो तो सबके आंसर हाँ आएंगे। तो ये मार्केट होती है कि आप कौन सी मार्केट टारगेट करना चाहते हो। तो ये सवाल गलत है जो आप पूछ रहे हैं। दोनों का अपना अपना काम है, कौन बेहतर है पूछ रहे हो। ये मैं कह, घड़ी में डालने के लिए मेरे घर में भी यही वाला यूज होता है, लेकिन माइक में डालने के लिए मैं ये यूज करता हूं। तो सवाल अलग है और गलत सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कोई सवाल चल रहा है मन में? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, वरना चलिए बताइए। हाँ, बताइए बताइए बताइए। हाँ, ऐसी गाड़ियों में और भी है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। सर, गैल्वेनिक सेल एक प्राइमरी, बेटा गैल्वेनिक सेल, अरे गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब गैल्वेनिक सेल दो प्रकार के हैं। यस। सेकेंडरी सेल रिमोट में डल सकते हैं, हाँ डल सकते हैं, बिल्कुल डल सकते हैं, क्यों डल सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री क्रॉस बीएसटी टिक, हाँ ऐसे लग रहा है आज बीएसटी की क्लास चल रही है। चलो ठीक है ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। हाँ, मैंने लैपटॉप में ई लगा दिया क्या, सॉरी। हम्म ई नहीं आएगा, बच्चे कह रहे हैं भाई। चलिए ठीक है। हम्म आज पाकिस्तान में ईद है, ठीक है, अच्छी बात है, ईद मुबारक हो। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं। सर, सेकेंडरी सेल का एफिशिएंसी विद ईच चार्ज डिक्रीज होती है क्या? हाँ बिल्कुल। दुनिया का हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर एक मशीनरी विद सिंगल यूज कम होती रहती है। हर एक मशीनरी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सिंगल यूज के बाद उसकी लाइफ कम होती रहती है। चलिए, अब अगर आगे बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है आज एक सेल जिसका नाम है ड्राई सेल।
लेक्लांचे सेल भी इसे कहा जाता है। देखो यहां पे ना आपको कुछ बातें समझनी होंगी। अब ये जो पार्ट है आज वाली क्लास का और अगली क्लास का, कुछ यहां पे आपको थोड़ा एफर्ट मारने होंगे, क्योंकि आपका काम ज्यादा होगा, मेरा बहुत कम होगा। मेरा काम बस आपको समझाना है, लेकिन यहां पे याद करने वाला पार्ट ज्यादा है। पहली बात तो ये एक ड्राई सेल है। क्या हमें डायग्राम पढ़ना है? आंसर है 15 साल 17 साल में कभी डायग्राम आया नहीं है। और अगर आया भी तो मुझे लगता है शायद हद से ज्यादा केस स्टडी में लेवलिंग के ऊपर कुछ आ सकता है, तो आ सकता है। बाकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, तो ऐसा बोलना कि ये नहीं आएगा ये गलत होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 15-17 साल में कभी नहीं आया है, कोई पीवाईक्यू नहीं मिलेगा आपको इसके ऊपर। हाँ, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन क्या पता आ जाए, तो आपको एक बेसिक लेवल पे डायग्राम पता होना चाहिए। ये एक ड्राई सेल है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्राई सेल में आई होप आपको पता होगा, कभी आपने लॉन्डो को हमेशा से चुल रहती है, मैंने देखा है। लड़कों को ज्यादा रहती है, उनकी ऑडेसिटी थोड़ी अलग होती है, लड़कियों की थोड़ी अलग होती है। लड़कों ने बहुत सारी चीजें बचपन में खोली होंगी, जिनमें से एक ये ड्राई सेल भी होगा। खोला होगा कभी ना कभी, अगर खोला तो बताना यस। किसी लड़की ने खोला तो भी बताना। बाकी ये ऐसा देखा है मैंने कि लड़कों को ज्यादा ये शौक होता है। तो अगर आप एक ड्राई सेल को खोलोगे तो आपको बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड मिलेगी। अगर आप एकदम नए ड्राई सेल को खोलोगे तो वो बहुत अलग दिखता होगा, और यूज्ड वाला ड्राई सेल की ग्रेफाइट रॉड बहुत अलग दिखती होगी। यस 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 यस। तो यहां पे ये ड्राई सेल के अंदर एक रॉड होती है ग्रेफाइट की, यहां पे लिखा भी हुआ है कार्बन रॉड। कार्बन से कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है ग्रेफाइट ही है। कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं तो उनमें ग्रेफाइट ही यूज करेंगे, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर। यस, ठीक है। इसके बाद जैसे आप इसे खोलते हो, बीच में आपको एक लिक्विड मिलता है जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का और NH4Cl और उस सबका पेस्ट होता है, विच मीन्स ये सॉल्ट ब्रिज का काम कर रहा है। इसके बाद होता है ये बाहर का कप, ये जो लाल लाल आप देख रहे हो, ये तो उसके ऊपर पेंट है, उसके ऊपर रैपर है, पेंट है, रैपर है। लेकिन उसके नीचे ये जिंक छुपा होता है, जो कि हमारे लिए एनोड का काम करने वाला है। और अभी हम दिखाएंगे कि ग्रेफाइट यानी कार्बन हमारे लिए कैथोड का काम करने वाला है। ठीक है। जो वो आपको ब्लैक पाउडर मिलता है ना, वो एक्चुअली कार्बन ब्लैक ही होता है। इसके आसपास जो ब्लैक पाउडर मिलता है वो बेसिकली कार्बन ब्लैक ही होता है। ठीक है। अब जब हम एक ड्राई सेल को यूज करते हैं, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है, इसको यूज करते हुए ये हमारे पास रिएक्शंस होती हैं। एनोड पे ये रिएक्शन आ रही है, आप देख सकते हैं क्या रिएक्शन आ रही है एनोड पे। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक +2 बना रहा है। कैथोड पे होती है रिडक्शन। यहां पे अगर आप देखो तो Mn जो है वो +4 फॉर्म में है, और यहां पे अगर आप आ जाओ तो Mn जो है +2 फॉर्म में आ गया है। तो Mn की क्या हो रही है भाई? रिडक्शन हो रही है। और जिंक की क्या हो रही है भाई? ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन, तो मुझे पहले इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। ध्यान सुनना, यहां पे Mn कितने? एक है, यहां पे भी एक है। N कितने? एक है, यहां पे भी एक है। H कितने? 4 है, यहां पे भी कितने? 4 है। O 2 है, यहां पे भी 2 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पे अगर हमारे पास +4 है और यहां पे अगर +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। बोलो, अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। सही है? अरे बोलो, अब ये रिएक्शन जो है बेटा वो बैलेंस हो जाती है। चार्ज भी बैलेंस हो गया है। कैसे? यहां का चार्ज -1 है, -1 है। आप OH को ब्रैकेट में लिख रहे हो, आप अलग से भी लिख सकते हो। अगर आपको ब्रैकेट में देखने की आदत नहीं है तो यहां से हटा के आप इसको OH- को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, यहां पे चार्ज -1 है और यहां पे भी -1 है। अब अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो, ओवर ऑल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल, अगर मुझे ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो, ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग मतलब जब हम ड्राई सेल को डिस्चार्ज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज तो ये हो ही नहीं सकता। अरे ऑब्वियस सी बात है, चार्ज तो ये हो ही नहीं सकता, चार्ज तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा जिंक प्लस में MnO2 प्लस में NH4 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, गिव्स Zn +2 प्लस में MnO
प्लस में NH3 प्लस में OH माइनस, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे? एग्जाम में सवाल ऐसे आएंगे कि पहला सवाल कि ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है, तो मैंने आपको ये पीछे बता दिया था, बट मैं फिर से लिख देता हूं कि ये एक प्राइमरी सेल है। दूसरा, इसमें एनोड कौन होता है, इसमें कैथोड कौन होता है, एनोड के रिएक्शन लिखो, कैथोड के रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ये वाले सवाल आ सकते हैं। यूज लिखो, यूज मैंने आपको बता दिया कि ये कहां कहां इस्तेमाल होता है भैया, आओ फिर से लिख लेते हैं इसके यूजेस, ये कहां कहां इस्तेमाल होता है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये घड़ियों में इस्तेमाल होता है, जो घड़ी दीवार वाली घड़ी होती है, वॉल क्लॉक में इस्तेमाल होता है, रिमोट में इस्तेमाल होता है, टॉयज में इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड में मतलब इसके बहुत ही इस्तेमाल है, क्या क्या लिखा जाए, ये टॉर्च में इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। 3 अलग अलग साइज में आता है ये, A, AA, AAA, जो कि हम बात अगेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है मरकरी सेल। अब मरकरी सेल में ना एक खास बात है जिसके ऊपर सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और ये हमारा आज का शायद आखिरी टॉपिक भी होगा, क्योंकि मरकरी सेल में मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है, जिसको सुनने के बाद आपको बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। सुनो, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं ये सेल लेके आया और ये सेल 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, दे रहा है 1.5 वोल्ट दे रहा है, तो क्या विद यूज जैसे जैसे मैं इसको इस्तेमाल करता जाऊंगा, इसकी पोटेंशियल क्या कांस्टेंट रहेगी या चेंज होती रहेगी? मैं जब इसको लेके आया था ये 1.5 वोल्ट का था। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये 1.5 से कम होती जाएगी, कम ज्यादा छोड़ो, चेंज होती जाएगी या 1.5 ही रहेगी? बताओ। ठीक है, ओके, हाँ हाँ। एक बच्चा जिसका नाम शाहिद है, आपको पता है जब से क्लास शुरू हुई है ये एक ही कमेंट स्पैम कर रहा है कि ईद की 3 छुट्टियां दे दो। जब से क्लास शुरू हुई है, जब से, विच बेसिकली मीन्स ये पढ़ने तो नहीं आया है आज। हाँ, हम्म, ठीक है, ठीक है, चेंज होगी, ऑब्वियस बात है। कांस्टेंट कैसे रहेगी? चेंज होगी ना, चेंज होगी। और अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे कि चेंज क्यों होगी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या आपको नर्स्ट इक्वेशन याद है? नर्स्ट इक्वेशन कहती थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट के आयन जो कि OH माइनस है, Zn+2 है, अपॉन में रिएक्टेंट के आयन जो कि NH4 पॉजिटिव है। अब ये जो ई सेल की वैल्यू है, क्या ये इनकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है? तो आंसर है यस। जैसे जैसे इनकी कंसेंट्रेशन चेंज होगी, तैसे तैसे ई सेल भी चेंज होगा। यानी ई सेल की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है, ई सेल की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है। तो इसीलिए ये आपको वैसे लॉजिकली भी पता होना चाहिए था, कॉमन सेंस से भी, और रिएक्शन से ही मैंने आपको बता दिया कि ई सेल की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन मरकरी सेल में ना एक कुछ खास होने वाला है। क्या होने वाला है बताता हूं, लेकिन उससे पहले, मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी कहते हैं, बटन सेल, क्योंकि ये बटन जैसा दिखता है, और ये एक प्राइमरी सेल है। मैं आपको बताऊं मरकरी सेल का आविष्कार क्यों किया गया था। आई होप आपको पता है दुनिया में बहुत सारे आविष्कार ऐसे थे जो एक्सीडेंटली हुए, बहुत सारे आविष्कार ऐसे थे कि उनकी जरूरत पड़ी। जैसे एक मुहावरा है ना कि अगर कपड़ा ना फटता तो सुई धागा कभी बनता ही नहीं, है ना भाई। तो आप सबको पता है कि बहुत सारी डिस्कवरीज उनके यूज पे हुई। तो मरकरी सेल की डिस्कवरी हुई थी हियरिंग एड्स में, कान की सुनने वाली मशीन, या जो बहुत हल्की मशीनें होती थी, उनमें हम नॉर्मल ड्राई सेल नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ड्राई सेल काफी हैवी होते हैं। आपको पता है अगर मैं कान की सुनने वाली मशीन में 2 सेल डाल देता हूं, तो वो कान में पहनने के लिए अनकंफर्टेबल होगी। सोचो आजकल आपको पता है ऐसे रिंग्स आ गई हैं, आपको पता है ना वो रिंग्स आ गई हैं जो आपकी हेल्थ ट्रैक करती रहती हैं, घड़ियां आ गई हैं। वो सब पे अगर मैं ड्राई सेल यूज कर रहा हूँ तो कितना ज्यादा भारी हो जाएगा। तो नहीं, इसलिए दैट इज वाई हमारे पास आए बटन सेल, जो बहुत हल्के होते हैं और बहुत कम जगह पे आपको काफी अच्छी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ये इसका डायग्राम है। इसके डायग्राम को अगर थोड़ा समझ लें, वैसे तो इसमें हमारे पास अंदर वाला पार्ट ये एनोड है, ये एनोड की कैप है, ये सेल का कैन है, ये नीले वाला पार्ट कैथोड है,
ये जो येलो देख रहे हो वो एनोड और कैथोड को सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये बस आउटर वो जगह है जहां पे सेल फिट हो सके। अब एक शेप तो देनी है ना उसको, ताकि सेल एक जगह पे जाके फिट हो सके, तो इसका कुछ काम नहीं है। हाँ, रिस्ट वॉच में भी ये काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अगर समझे बेटा, तो इसके एनोड और कैथोड की रिएक्शन को बहुत ध्यान सुनना होगा आपको। इसकी एनोड पे अगर आप रिएक्शन देखें तो जिंक के ब्रैकेट में मर्क्यूरी लिखा हुआ है, बिकॉज इसको बोलते हैं एमलगमेटेड जिंक। आई होप आपको पता हो, अगर किसी के ब्रैकेट में मर्क्यूरी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने उसके मर्क्यूरी का एलॉय बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं एमलगमेटेड जिंक, यानी जिंक का मर्क्यूरी के साथ एलॉय है, साथ में OH माइनस है। तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। यहां पे जिंक है 0 और यहां पे जिंक है +2, तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। मरकरी की हो रही है रिडक्शन। कैसे? मरकरी यहां पे +2 है और यहां जाओगे तो 0 है, तो मरकरी की हो रही है रिडक्शन, इसीलिए ये कैथोड पे है। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या आपको कुछ अजीब दिख रहा है? अरे बताओ, अरे ओवरऑल रिएक्शन में क्या कुछ अजीब दिख रहा है? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है जो बहुत अजीब है, जो देखने में थोड़ा अजीब है? हो गया काम? हाँ हाँ हाँ। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको मरकरी सेल में जो बहुत अजीब है? अरे मेरे को तो बहुत अजीब दिख रहा है कुछ, और मुझे बहुत अजीब ये दिख रहा है कि इस पूरे पूरे सेल में कहीं पे भी कोई भी आयन ही नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो आपको कोई आयन नहीं मिलेगा। नो आयंस, नो आयंस आर इन्वॉल्व। आपको कोई आयंस इसमें मिलेंगे ही नहीं। और अगर कोई आयंस इसमें नहीं मिलेंगे तो यहां पे जो ई सेल है, जिसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन में आयंस। अब वो तो है ही नहीं, अब वो तो है ही नहीं, तो यहां पे भी 1 आएगा और यहां पे भी 1 आएगा। log 1 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ई सेल ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। और हम सब जानते हैं ई नॉट सेल एक स्टैंडर्ड कंडीशन का ई नॉट है, जिसका मतलब ई है, जिसका मतलब है वो कांस्टेंट है, जिसका मतलब है वो कांस्टेंट है। अरे भैया आपको हैरान होना चाहिए था, अरे भैया आपके मुंह से निकलना चाहिए था ओ माय गॉड, ओ माय गॉड निकलना चाहिए था, आपके मुंह से चीख निकलनी चाहिए थी कि ये क्या हो गया। हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, ये क्या देख लिया हमने। हमने आज एक ऐसा सेल देख लिया जिसका पोटेंशियल पूरे डिस्चार्जिंग के दौरान कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं है। आयंस नहीं है तो ये पूरा पार्ट शून्य हो गया, जिसका मतलब है ई सेल ई नॉट सेल के बराबर हो गया, जो कि कांस्टेंट हो गया। यानी कि मरकरी सेल बहुत कम ऐसे सेल में से एक है, मरकरी सेल provides constant potential throughout the discharging। कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर चीजों के कंसंट्रेशन कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उसका इस पूरे फैक्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, पूरा फैक्टर ही शून्य है। ना मजेदार बात? ओ माय गॉड निकलना चाहिए था। यस यस, फा हो गया। सही बात है, सही बात है, सही बात है, निकल रहा है, कुछ बच्चों के मुंह से निकल रहा है ओ माय गॉड। ठीक है लेकिन यहां पे आपको यह समझना होगा कि ये कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, और ये मरकरी सेल की एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, बहुत यूनिक क्वालिटी है। अच्छा, कहां पे यूज होता है भैया ये? सबसे पहला रिस्ट वॉच में यूज होता है, रिस्ट वॉच में। कैलकुलेटर, अब देखो यार रिस्ट वॉच का इस्तेमाल हो रहा है, कैलकुलेटर में हर जगह तो नहीं लिख सकता ये कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। हियरिंग एड में इस्तेमाल होता है, ये हियरिंग एड में, हियरिंग एड में इस्तेमाल होता है। ये कार कीज में इस्तेमाल होता है, कार कीज में इस्तेमाल होता है।
इसके अलग अलग बहुत अलग अलग मॉडल आते हैं। जैसे हमारा पेंसिल सेल तो डबल ए, ट्रिपल ए, सिंगल ए, इसके बहुत अलग अलग मॉडल आते हैं, लाइक बहुत सारे। सबका अलग अलग कोड होता है, गोलाई, लंबाई, मोटाई, ये बहुत अलग अलग कोड्स में आते हैं। यस, हाँ जी। चलिए, मन में कोई सवाल? नहीं तो फिर हम आज की क्लास खत्म करें। अच्छा, अब निकल रहे हैं बच्चों के, ओ माय गॉड। मन में कोई सवाल? मन में कोई सवाल? मन में कोई सवाल? कल ईद है बेटा, ईद के पावन अवसर पर कल छुट्टी है। हाँ 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 हाँ, चलिए, मन में कोई सवाल? आपका नाम क्या है और आप उशांक सर को कैसे जानते हैं? मेरा नाम आशु घई है बेटा, और उशांक सर मेरे बड़े ब्रदर हैं, जो कि साइंस एंड फन के को फाउंडर भी हैं, और वो मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाते हैं। हाँ जी। हम्म, सभी को ईद मुबारक। हाँ जी, कोई सवाल? सर कोई डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज सभी का कोई देखो, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, ये बहुत हाई पोटेंशियल नहीं देता, तो आप इसे गाड़ी की बैटरी के रूप में यूज नहीं कर सकते। आप इसे इन्वर्टर में, ये वाले ऐसे अगर आप डिसएडवांटेज समझते, ठीक है, अदरवाइज कोई डिसएडवांटेज नहीं। हाँ, ठीक है। कोई सवाल? खत्म? चलिए, मोलर कंडक्टिविटी में हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं बेटा, आपने शायद वो क्लास मिस कर दिया, मैंने बताया था। मोलर कंडक्टिविटी में 1000 तब आएगा जब आपकी कंडक्टिविटी सेंटीमीटर इनवर्स में और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। चलिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।